वालेकुम। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो में हम फॉर्म फिलिंग के हवाले से बात के अलावा जो है फॉर्म कब फिल करना चाहिए, जल्दी करना है, देर से करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हम फॉर्म देखते हैं, उसके बाद जो बात करेंगे हम कि फ़ॉर्म कब फिल करना है, किस तरह फिल करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फॉर्म जो है जो फर्स्ट ऑप्शन है PMA 149 लॉन्ग कोर्स, इसको जो है छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और ये जो है कंफर्म है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है टेस्टिंग सेंटर। अब जो टेस्टिंग सेंटर है वो आपने जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं SRC कराची कर देता हूँ तो ये बाद में चेंज नहीं होगा एक दफ़ा अगर फिल हो जाए, ठीक है। तो इस पे जो आपने सही से जो है टिक करना है, जो भी आपका टेस्टिंग सेंटर है आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेम की, तो नेम यहाँ पर आपने NIC वाला पुट नहीं करना। नेम आपने वो पुट करना है जो आपकी मेट्रिकुलेशन या आपकी जो डिग्रीज पर है। मैट्रिक इसलिए कि मैट्रिक की डिग्री पे जो नेम होता है वही फर्दर चलता है। तो आपकी मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स पे जो नेम है, जिस तरह से स्पेलिंग है वही लिखनी है आपने, ठीक है। इसमें आपने अपना नेम जो शनाख्ती कार्ड में है वो वाला नेम नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपने जो है वही लिखनी है। अब इशू ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम मोहम्मद तलहा है, तो अगर मेरा नाम जो है मोहम्मद तलहा बट है, तो NIC पे जो मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स उसमें मोहम्मद तलहा बट है, तो मैंने मोहम्मद तलहा बट ही रखना है, मोहम्मद तलहा नहीं करना। इसका आगे बहुत इशू होता है, तो मैं तभी कह रहा हूँ। इसके बाद जो है कैंडिडेट NIC, अगर आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी डोमिसाइल की भी। टेस्टिंग सेंटर में बहुत इश्यूज़ होते हैं, अब बहुत सख्ती हो गई है। जिसके पास डोमिसाइल नहीं है, NIC नहीं है, उससे बहुत सख्ती हो रही है। और अभी जो AFNS के टेस्ट हुए थे उसमें बच्चों को वापस भेज दिया गया था और दोबारा टेस्ट नहीं लिया गया था। पहले ये होता था कि डॉक्यूमेंट्स का इश्यूज़ होता था तो आपको न्यू डेट मिलती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो आपने अपना CNIC यहाँ पर पुट करना है। जिसका CNIC नहीं है वो अपना बे फॉर्म देख सकता है। बे फॉर्म सबका बना हुआ होता है और आप जो बे फॉर्म पे जो नंबर है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो है CNIC आपने दोबारा यहाँ पुट करना है फॉर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं फादर का नेम। फादर का नेम भी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में जो है आपके जो नेम जितने भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रखने हैं। फादर का CNIC रखना है। अब फादर के प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं। अगर जो है आपके फादर किसी किस्म का भी बिज़नेस करते हैं, कोई दुकान है, किसी किस्म का भी काम है, तो आपने उसमें बिजनेसमैन लिखना है। किसी कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट जॉब। अगर किसी सरकारी इदारे में है अदर देन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आपने जो है गवर्नमेंट जॉब लिखना है। उसके अलावा अगर आपके फादर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में थे, सर्विंग थे, रिटायर्ड थे, शहीद हो गए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। अगर जो है आपको लगता है कि आपके फादर इन सब चीज़ों में नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो फिर भी आपने प्राइवेट जॉब ही करना है। अगर कोई ऐसी जॉब है जो इन जो ऑप्शन है उसमें नहीं आ रही है, तो आपने अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो अदर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो फादर के प्रोफेशन की डिटेल लिखनी है। अब जो डिटेल है वो सिंपल थोड़ी बहुत लिखनी है, इतनी कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। सिंपली डिफाइन करना है कि क्या काम है उनका, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा सारे जो भी आप फॉर्म फिल करें, तकरीबन जितना भी फॉर्म है उसमें जितने भी आप नेम्स या जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं सारे कैपिटल लेटर्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फादर रैंक उनके लिए है जिनके फादर जो हैं फोर्सेस में हैं। उनका रैंक जो है यहाँ से आपने देखना है कौन सा रैंक है। अब यहाँ पर ये है अगर आपके फादर जो हैं वो हैं नेवी से, ठीक है। अब यहाँ पर जो रैंक्स हैं ना वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस यहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है तो नेवी के सब लेफ्टिनेंट होंगे। तो इस तरह जो है आपने रैंक्स देखने हैं, उसका कन्वर्जन कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद आर्मी नंबर भी उनके लिए ही है जिनके फादर फोर्सेस में हैं। इसके अलावा रीजमेंट, यूनिट, ये आपने अपने फादर से पूछना है और फिर ही फिल करना है। फादर स्टेटस पे आते हैं। फादर स्टेटस जो है लाइव या डिसीज, जिंदा हैं या खुदा न खास्ता फौत हो चुके हैं, यहाँ पर आपने वो फिल करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, अगर उनका इंतकाल हो चुका है तो कौन सी जगह पर इंतकाल हुआ था आपने जो है सिटी वाइज लिख देना है, या किसी और कंट्री में है तो उस कंट्री का नेम लिखना है। फादर नेचर ऑफ डेथ, फादर की जो फोतगी हुई वो किस बेस पे हुई। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल जो उनकी डेथ थी, या वो बीमार थे, या फिर कोई और बीमारी थी, तो आपने सिंपल वो वहाँ पर डिफाइन करना है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन में जो है अगर कोई ऑपरेशन हुआ था इसी चक्कर में तो आपने लिखना है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ना है।
फादर टाइप ऑफ इंजरी में जाएंगे, मेजर या माइनर जो भी इंजरी थी ये उसी हवाले से फोत हो चुके, तो वरना आपने इसे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपने मदर नेम लिखना है, जो मदर नेम है वो उनके CNIC, आपकी वालदा का जो CNIC है उसका नेम लिखना है, और उसके बाद मदर का CNIC नंबर आपने लिखना है। मदर का प्रोफेशन जो है, अगर आपकी वालदा कोई काम करती हैं, फोर्सेस में हैं, किसी किस्म की भी कोई और काम है तो आपने बिल्कुल वही करना है। अगर जो घर पे ही होती हैं तो आपने हाउस वाइफ पे क्लिक कर देना है। हाउस वाइफ पे क्लिक करने के बाद जी आपने, अगर आपकी जो वालदा हैं वो फोर्सेस में सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, तो ये उसी तरह जिस तरह फादर का जो फिल करना है फॉर्म रिजिमेंट कॉप्स यूनिट, तो वो आपने देखना है। फिर मदर स्टेटस में भी वही होगा, अलाइव या डिसीज्ड। इसके अलावा मदर की इनकम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 25,000। अगर उनकी 10,000 भी इनकम है तो आपने लेस देन 25,000 लिखना है। अगर 26,000 से 50, अगर 30,000 है तो आपने सेकंड ऑप्शन पुट करना है। मीन्स कि एक रेशो दिया हुआ है इतने से इतने तक। फादर एजुकेशन में जो है आपने ये सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो भी आपके फादर की एजुकेशन है, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या मास्टर्स। उसके बाद जो है आपने अपने सिबलिंग्स का लिखना है। सिबलिंग्स आपके कितने बहन भाई हैं आपने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। अब फैमिली इनकम, फैमिली इनकम ये है कि आपके फादर के अलावा जितनी भी घर की इनकम है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर की इनकम 25,000 है, आपकी मदर की 10,000 है, तो आपने सेकंड ऑप्शन फिल करना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। मींस कि आपकी फैमिली इनकम का मतलब है ओवरऑल इनकम, जो भी अगर आप खुद कमाते हैं सब मिला के एक एवरेज एस्टिमेटेड बता देना है। फिर आते हैं डोमिसाइल की तरफ। यहाँ पर डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है। फॉर एग्जांपल मेरा डोमिसाइल जो है वो फैसलाबाद का है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, डिस्ट्रिक्ट मैंने अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोविंस है, प्रोविंस आपका जो जोन सा भी प्रोविंस है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जो भी आपका प्रोविंस है वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पोस्टल कोड। अब जो पोस्टल कोड है उसमें जो है बहुत इश्यूज होते हैं। पोस्टल कोड का मकसद ये होता है कि पोस्टल कोड जो है हर जो भी आप सिटी में रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ का एक पोस्टल कोड होता है। वो पोस्टल कोड जो है डाकखाने में जब भी आपको लेटर वगैरह आता है उसमें जो है अहम किरदार अदा करता है। तो पोस्टल कोड जो है आपने वो देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस में आपने अपना जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, फ़िलहाल अभी रह रहे हैं, आपने वो एड्रेस लिखना है। दूसरे नंबर पे आ रहा है परमानेंट एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो कि किसी किराए घर में रह रहा है, लेकिन उसका असली पता जो असली घर था वो कोई और था, वो सेल कर दिया या कोई भी इशू है, तो परमानेंट आपने वो लिखना है। जो पक्का आपका जो घर था एड्रेस, फॉर एग्जांपल जो ऐसा भी होता है डुअल एड्रेस जिसको बोलते हैं, डोमिसाइल में अभी तो नहीं बन रहा, पहले बनते थे। उसमें ये होता था फॉर एग्जांपल मैं जो है वैसे देखा जाए बेसिकली मानसेरा का मेरा परमानेंट एड्रेस है, लेकिन मैं रहता कराची में हूँ, तो मैं एड्रेस में कराची का एड्रेस लिखता हूँ और परमानेंट एड्रेस में मानसेरा का। अब जो यहाँ पर जेंडर है वहाँ पर फिक्स है, मेल ही आएगा, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद ये स्टेटस आपने देखना है, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है, अगर वो सर्विंग कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी फील्ड में या फॉर एग्जांपल किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी सर्विंग है, सिपाही, JCO जो भी हैं, वो उनके लिए फिर है। रिलीजन में आपको ऑप्शन दिया गया है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। सेक्ट में सुन्नी, शिया, आपका जो भी सेक्ट है वो आप लिखना है। अब जो कास्ट है, कास्ट में आप लिखना है खान है, जो भी आपकी कास्ट है आपने वो कास्ट लिख देनी है। मोबाइल नंबर जो है आपने इसमें अपने फादर का लिख दें, क्योंकि अक्सर जो है हमारा मोबाइल बंद होता है या साइलेंट पे होता है, वो कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू होता है तो वो रब्ता कर सकें। इसमें अपने फादर का नंबर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ईमेल जो है बहुत ज़रूरी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका लेटर आपको नहीं पहुंचता और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं हो रहा होता सेट, तो आपने अपना ईमेल लिखना होता है। यहाँ पर ईमेल वो दीजिएगा जो आपके मोबाइल में अभी लगी हुई है, इसमें आपको फ़ायदा होता है। अब फ्रेश कैंडी अपेयरेंस में ये आएगा कि आप जो है नॉट रिकमेंड हुए थे या रिकमेंड हुए थे, TCC या PMA में आपने क्लिक करना है। ये फ्रेश, ये रिपीटर्स के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फ्रेश कैंडिडेट, ये सिर्फ उनके लिए जो ISSB दे चुके हैं, जिन्होंने अब तक ISSB नहीं दी है, इनिशियल फेल किया था या जो भी, तो यहाँ पर वो फ्रेश कैंडिडेट लिखेंगे। अब ये लिखा हुआ है एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में किसी में सर्विंग हैं,
नहीं है तो आपने नो लिखना है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, बना हुआ है नहीं भी लिख सकते, आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ पासपोर्ट है, आपने पासपोर्ट किस लिए बनाया था वो आप लिख सकते हैं, हज या उम्रे के लिए या अदर देन जो भी आपका इशूज़ है। उसके बाद प्लेस ऑफ पासपोर्ट, ये उनके लिए है, कौन सी जगह का आपका पासपोर्ट है, ये सारी जो है उस हवाले से। अगर पासपोर्ट बना हुआ है आप नहीं लिखना चाह रहे तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन में आपने जो है क्वालिफ़िकेशन अपनी यहाँ पर पुट करनी है और इंस्टीट्यूट पुट करना है। लास्ट में जो है आपने यहाँ पर हेयर बाय पे क्लिक करना है और ये कोड होगा, कोड जो है आपने देख लेना है। अगर आपको कोड समझ नहीं आ रहा, आपने रिफ़्रेश इमेज कोड पे क्लिक करना है, कोड आपका रिफ़्रेश हो जाएगा और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर जो है ये सारा जो है आपका फॉर्म है वो रजिस्टर हो जाएगा। और जिस तरह से रजिस्टर करते हैं उसी तरह से एग्ज़ाम स्लिप का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से एग्ज़ाम स्लिप निकलवा सकते हैं। फिर आपने उसका प्रिंट करवाना है। अब मैक्सिमम जो टाइम है वो 72 आवर्स हैं, 72 घंटों में आपको जो है आपकी डेट मिल जाती है। ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है, वैसे 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो है उसके अंदर अंदर आपको डेट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब फिल करना चाहिए। जल्दी फिल करना चाहिए, देर से फिल करना चाहिए, मिड में फिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेशन आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर मैं आज फॉर्म फिल करता हूं तो जो डेट्स हैं टेस्ट की वो नवंबर से जनवरी तक हैं, ठीक है। अब जो है मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने रजिस्टर कर दिया तो मेरा टेस्ट स्टार्टिंग में हो रहा है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो है मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मुझे जल्दी करना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप समझते हैं आपकी तैयारी है तो आप स्टार्ट में फ़िल करें। वरना आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी कुछ ख़ास नहीं है, आपने मिड में फ़िल करना है। अगर बिल्कुल ही आपकी तैयारी नहीं है, आप चाहते हैं मेरा टेस्ट देर से आए, कोई इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटी का इशू है, जो भी है, आप लास्ट में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये मत कीजिएगा 6 नवंबर को फॉर्म मत फिल कीजिएगा। बहुत से इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है किसी वजह की वजह से, कोई ऐसी आपने बात लिखी होती है या कोई डॉक्यूमेंट्स का इश्यूज़ होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपको बता दिया जाता है 3 दिन के बाद, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है फॉर्म फिल किया 5 नवंबर को और जो है लास्ट डेट 6 नवंबर थी, अब तो मेरा फॉर्म जो है 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आपने लास्ट में फिल करना है तो 1 नवंबर मैक्सिमम 2 नवंबर इस तक फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है जल्दी फिल करने का। ये मेरा मैं नहीं कहता, ज़ाती तौर पर मैं इसमें कोई भी नहीं, इसका मैं आपको वजह बताऊंगा, ऐसा लोग कहते हैं। अब लोगों के मुताबिक पहला फ़ायदा ये है कि आप जो है जल्दी फॉर्म फिल करेंगे, जल्दी टेस्ट देंगे, आपका एसेस भी जल्दी होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं। और दूसरी बात ये है, दूसरे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपने जो है आखिर में फॉर्म फिल करना है और आखिर में, ताकि एसएसबी आपकी आ जाए, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि एंड एंड में चांसेस कम होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब एसएसबी में आप देने जाएंगे इंशाल्लाह, तो जो वहाँ पर सहायक होते हैं या डिप्टी, वो आपसे कह देते हैं कि जो है आपने जितने भी बच्चे हैं, अगर वो काबिल होंगे, मयार के मुताबिक उतरेंगे तो हम उन्हें सेलेक्ट कर देंगे। अगर मयार के मुताबिक नहीं उतरेंगे तो हम उन्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब एक और बात आ रही है, यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हुए। जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हुए उन्होंने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट की जगह आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ़िलहाल नंबर लिख देना है। जो रिज़ल्ट का वेट करें, उनको चाहिए कि थोड़ा टाइम से आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दिसंबर में जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नवंबर के एंड में फॉर्म फिल करना है, पहली बात। अगर आप जल्दी फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर दें, उसमें जो मार्क्स हैं वो एक एवरेज मार्क्स लिख दें, ठीक है। अब 65% के हवाले से या 60% के हवाले से आप मार्क्स लिख दीजिएगा। इसमें ये होगा, जब आपकी टेस्ट की डेट आएगी तो आप जाके उनसे बता सकते हैं कि मेरे ये इशू है, मेरे डॉक्यूमेंट का इशू है, तो वो आपको जब उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको टेस्ट की डेट आगे कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक कर देंगे। मे बी पॉसिबल वो रूल्स निकल जाते हैं एसआरसी, वो उनको पता होता है कि रिज़ल्ट नहीं आया तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चेंजेस ले आते हैं। तो आपने ये देखना है, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ तो आपने जो है एंड में अप्लाई कर देना है। एंड में अप्लाई करना है, या तो अगर आप जल्दी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मार्क्स की जगह जो है ख़ुद से लिख देने एक एवरेज मार्क्स। और उसके बाद, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये लास्ट टाइम एक मेरे कैंडिडेट हैं एफएनएस के, उनके फॉर्म को मैंने इसी तरह किया था फिल।
मैंने ख़ुद फ़िल किया था। मुझे लगा कि फ़ॉर्म में इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको नहीं आता था, तो मैंने ख़ुद फ़ॉर्म फ़िल किया और जो है वो फ़ॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद जो है उनकी मार्कशीट आई थी, जब उस वक्त तक जब उनकी टेस्ट की डेट थी तब मार्कशीट आ गई थी, उन्होंने वो जाके दिखा दी, तो बाद में चेंजिंग हो जाती है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जल्दी फ़िल करना है फॉर्म, देर से फ़िल करना है, इट्स ऑल अबाउट यू। आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है और जो है आज से आपने जो है अहद करना है, तैयारी पक्की करनी है, क्योंकि जो है फॉर्म जो हैं अब आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 नफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके हक़ में ये बेहतर हो। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।